केयरफुली। फोर्स वाला चैप्टर हम जो कर रहे हैं पहले से शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। किसी वस्तु के अंदर कितना मास है उसका एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पे चेंज डिपेंड करता है। ठीक। फिर हमने पढ़ा था इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज़ होती है भाई? natural tendency of change of the state of rest or of uniform is called हाँ, नेचुरल टेंडेंसी कि भाई अगर वो स्टेट ऑफ द रेस्ट के अंदर है तो स्टेट ऑफ द रेस्ट के अंदर है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगी, एक डायरेक्शन में जा रही है तो डायरेक्शन में ही जाती रहेगी अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी जब तक। ठीक है, यानी कि एक तरह से रेजिस्टेंस है ये हो गया इसका। फिर हमने पढ़ा मोमेंटम के बारे में या फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? मोमेंटम को हम लिखते हैं किससे? पी से, और एम इंटू वी होता है ना, यही होता है। वी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। मास का मतलब एम होता है, यही था। हमने ये भी पढ़ा था भाई अगर एक वस्तु मोमेंटम निकालना, एक वस्तु ऐसे यहाँ पे अपने रेस्ट के ऊपर है तो ऐसे करके चल पड़ी तो इसके अंदर पर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी इज इक्वल टू, यहाँ पे तो ये था पहले यू, यहाँ इस वाली पोजीशन के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी, फिर यहाँ पे क्या था? एम वी। ठीक है, ऐसे था। परंतु हमें ये पता होता है कि u का मतलब तो जीरो होता है और v का मतलब ये होता है, तो हमेशा हम कैसे लिखते हैं इसको? एम वी माइनस में एम यू, ऐसे ही घटाएंगे ना। तो फिर इसको m अगर हम कॉमन ले लें तो v माइनस यू ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। फिर हमने बात करी कि रेट का, जैसे ही हम बात बोलते हैं मतलब कितने रेट के साथ में मोमेंटम चेंज हुआ, तो रेट का नाम लेते हैं हम, इसको डिवाइडेड बाय डी कर देते हैं हमेशा, है ना। अब इसके हमने ये भी देखा था कि अगर v माइनस यू और t इसको ऐसे करके अगर हम लिख रहे हैं तो एकदम से हमें पता चल जाता है ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी अगर हम फॉर्मूला निकाल लें और a की वैल्यू यहाँ से निकालें तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये हमने पढ़ा था ना पहले मोशन वाले चैप्टर में। इसका मतलब ये तो हम a यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो p इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m इंटू एक्सीलरेशन। तो इससे हमें पता क्या चलता है? मोमेंटम और फोर्स काइंड ऑफ एक होती है ना। तो फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, मोमेंटम। आप क्या समझ में ये वाला? ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा था? फॉर एवरी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज देयर फॉर एवरी एक्शन। ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर होता है कि हर चीज़ के लिए एक एक्शन होता है जो कि बिल्कुल बराबर का होता है। उदाहरण इसके हम देख लेते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन वी ऑब्जर्व दैट रिकॉइलिंग ऑफ द गन। बंदूक अगर आप चलाएंगे तो पीछे को झटका मारती है ना, कंधे पे रख के ऐसे करके पीछे को कई बार झटका ऐसा मारती है कि कई बार तो आदमी गिर भी जाता है अगर अच्छे से नहीं पकड़ा उसको। कैसा होता है? यहाँ से पहले बुलेट थी नॉर्मल रेस्ट पोजीशन के ऊपर, जैसे ही वो बारूद का फलीता इसके ऊपर था ये टच हुआ, इसके अंदर मोशन आया, ये एकदम से बाहर निकली, ये इस दिशा में जाएगी और फोर्स इस दिशा के अंदर लगेगी, तो वो ऐसे गई और ये पीछे की साइड में झटका मारा। इससे हमारे को क्या पता चला? मान लो जो हमारे बंदूक के अंदर से जो बुलेट निकली थी वो m था उसका वेट, ठीक है ना, और हमें पता है क्या होता है? m था और एक्सीलरेशन से वो इस दिशा के अंदर गई, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या लगी हमारे को? उतनी फोर्स हमारे को पीछे की साइड में लगेगी, तो इज इक्वल टू माइनस एम ए बैक साइड के अंदर लगेगी, क्योंकि माइनस क्यों है? अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो इसको हम ये कह सकते हैं फोर्स ऑन द बुलेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन द रिकॉइलिंग ऑफ द गन। ठीक है, आया ये समझ में? यहाँ पे एप्लीकेशन देख लेते हैं। और क्या चीज़ होती है? ये देखो, जब हम तैरते हैं तो हम अपने खासकर बटरफ्लाई के अंदर ऐसे करके पानी को पीछे की साइड में डालते हैं, हम आगे को जाते हैं, पानी पीछे की साइड में जाता है, रिजल्ट क्या होता है? पानी पीछे की साइड में चल रहा है और आप आगे की साइड में मूव कर रहे हो, है ना। While swimming, the swimmer exerts a force on the water. The water simultaneously exerts a force on the swimmer. आपने स्विमर ने पानी के ऊपर फोर्स लगाया तो पानी ने स्विमर के ऊपर फोर्स लगाया, उससे क्या होता है? The water simultaneously exerts force on the swimmer equals in the magnitude and opposite in the direction. डायरेक्शन अपोजिट होगी परंतु इक्वल होगी, जिससे कि वो आगे बढ़ना चाहिए। While walking or running, अच्छा क्यों? जब पानी को आप इतनी तेज़ी से पीछे डालेंगे
कि वो आपको आगे की तरफ ले। अनबैलेंस फोर्स होनी चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब कि मूवमेंट कब होगी स्विमर की, जब अनबैलेंस फोर्स लगेगी। अगर बैलेंस हो रहा है, एफ इक्वल और अपोजिट हो रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ तो ठीक है, परंतु स्विमर फिर वहीं की वहीं पे ही रह जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से बाय वॉकिंग और रनिंग यू पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड। आपने देखा होगा रेस लगाने वाले, दौड़ने वाले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ग्राउंड के ऊपर पहले अपना होल्ड बनाते हैं पैडल्स के ऊपर, ठीक है, और एकदम से फिर अपना फोर्स लगाते हैं और आगे की तरफ ले जाते हैं, पुश द ग्राउंड। आपने ग्राउंड को पुश किया, ग्राउंड ने आपको पुश किया और आपको एक पुश मिला आगे की तरफ जाने के लिए। एक्सटिंग्विशिंग द फायर, फायरमैन डायरेक्ट्स द पावरफुल स्टीम ऑफ द वाटर टुवर्ड्स द फायर। अब वो कई बार आग बुझाने वाले देखोगे बड़े बड़े पाइप फायर फाइटर्स जो होते हैं, उनके पाइप के अंदर से इतनी प्रेशर से पानी निकलता है कि उनको भी जैसे बंदूक चलती है ना, ऐसे झटका मारता है पीछे की साइड में, और उसको छोड़ दिया हॉर्स को तो काबू में नहीं आता, फिर वो उसको बहुत सॉलिड ताकत से पकड़ना पड़ता है। ठीक है, ये देखो जैसे कि ये दोनों हाथों से पकड़ के बैठा हुआ है ना, ये अगर बाई चांस अगर इसने छोड़ दिया तो ये फिर सारे के सांप की तरह डूबता घूमेगा, ये फिर पकड़ा भी नहीं जाएगा। और क्या होता है, व्हेन अ मैन जंप फ्रॉम द बोट, आपने किश्ती के ऊपर कभी अगर आप चढ़े हो, ये बहुत आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, किश्ती वाला आपको बोलता है ऐसा है ध्यान से उतरना, क्यों, हमने जैसे यहाँ से करके यहाँ पे करने लगे, किश्ती तो पीछे चली गई और कई बार क्या होता है नीचे ही चले जाते हैं सीधा पानी के अंदर ही। और इन्फ्लेट अ बैलून एंड लीव इट, यू विल ऑब्जर्व दैट द बैलून मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। वो गुब्बारे को भरो थोड़ी देर के, जैसे ही छोड़ा हवा का प्रेशर नीचे, गुब्बारा ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है। ये आपको समझ में आ गया कैसे होता है। तो हमने इससे क्या सीखा कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। किसी चीज़ ए बी के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका इक्वल एंड अपोजिट दूसरी डायरेक्शन के अंदर भी लगती है, थर्ड लॉ। ठीक, अब आ जाते हैं हम एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं हुई है, परंतु ये फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध है। जैसे ये क्या कहता है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज ज़ीरो, जब भी किसी भी सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है वो जीरो है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, यही होता है ना। तो जो लीनियर मोमेंटम है वो हमारा कांस्टेंट रह जाता है। जब बाहर से कोई फोर्स, हमने क्या पढ़ा है अभी तक, एफ इज इक्वल टू एम वी, यही होता है ना। और क्यों, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम वी होता है वैसे तो मोमेंटम का, लेकिन ये हमने यहाँ पे देखो प्रूव करके दिखा दिया था कि आखिर में आके ये पी का यहाँ से मास इंटू रिलेशन बना के दिखा दिया था ना ये। तो ये एफ इज इक्वल टू एम में, एफ इज इक्वल टू एम में होता है। हमने प्रूव करके दिखा दिया था कि पी इज इक्वल टू एम में भी होता है, इसका मतलब एफ इज इक्वल टू पी होता है। और अगर एफ इज इक्वल टू पी होता है तो पी इज इक्वल टू बी एफ होता होगा, ये भी ठीक है। तो हम एफ को एम इज इक्वल टू वी भी तो लिख सकते हैं। जब हम पी को एम ए लिख सकते हैं तो हम एफ को एम वी भी तो लिख सकते हैं, है ना। ठीक है ना, यानी कि मोमेंटम और फोर्स एक ही तरह की, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये तो आपको समझ में आ गया। वो क्या कह रहा है, जब एक सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स मान लो जीरो है, किसी चीज़ के ऊपर जीरो फोर्स लगा रखी है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है यानी कि एम वी, अगर फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, मतलब कि मोमेंटम के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। ये देखो, ये आपने डे टू डे लाइफ के अंदर देखा होगा। मान लो दो बॉल थी, ठीक है, ए बी, ठीक, इस बॉल का मास था m, अब इसका नाम है तो m ही लिख दिया यहाँ पे। इस बॉल का नाम था b, तो इसको m भी लिख दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। ये अपने रेस्ट के ऊपर है u, और ये भी रेस्ट के ऊपर है। ये एक ऐसे सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं जिसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फ्रिक्शन क्या होती है, अपोजिट फोर्स होती है ना। तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फ्रिक्शन लेस फोर्स है। इसको हमने थोड़ा सा मोमेंटम के अंदर लिया है, इस वाली बॉल को, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, इसको याद रखना। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इसके साथ में टकराएगी, ये आप नेचुरल टेंडेंसी, ये देखो यहाँ पे टकरा रही है, ये दोनों आपस में टकरा गई भैया,
तो हमारे को क्या पता चला कि सबसे पहले तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद कर लो फोर्स का, कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है। तो जो फोर्स लगाई इसने ए बी ने, ठीक है, तो बी ने भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाई है ना, तो वो कितनी हो जाएगी, माइनस बी है। ये तो था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आपको याद रह गया। परंतु अब एक चीज़ और हो रखी है कि ये यहाँ से जब चलना शुरू किया था तो इसका जो u था, इसका u इस b के u से ज़्यादा था। क्यों? ये तो बिल्कुल रेस्ट पे बैठा हुआ है, इसको हमने चला दिया तो ज़्यादा हो गया ना इसका, यानी कि वेलोसिटी इसकी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब ये अगर बढ़ गई है, एक्सटर्नल फोर्स, कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जब एक्सटर्नल फोर्स हमारी कोई नहीं अप्लाई हो रही होती, इस केस में भी कोई नहीं अप्लाई हो रही एक्सटर्नल फोर्स, और एक चीज़ रेस्ट के अंदर होती है और दूसरी चीज़ जब उससे टकराएगी तो जो इसके अंदर की गति थी वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है, और ये रुक जाएगी। ये रुक क्यों जाएगी? क्योंकि जब इसने इसको टक्कर मारी तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो गया। इसकी टक्कर इसने इसको मारी तो इसने इसको रोक दिया, ठीक है, परंतु ये इसके अब रोक तो दिया, परंतु इसके अंदर का जो मोमेंटम है वो इसके अंदर आ गया और ये आगे की तरफ में चलना शुरू कर देगी। ये यहाँ पे रह जाएगी और बॉल आपकी जो बी वाली है ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। इज इट क्लियर? ये आपने कई बार देखा भी होगा, ये जो कई बार डोमिनोज होते हैं, आपने ऐसे करके गिरा दिया, वो इसको गिराता 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 ऐसे चला गया, सबको गिराते चले जाते हैं ना, ऐसे करके ब्लॉक्स के साथ में खेल खेलते हैं। ये सेम इज क्या चीज़ है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। ओके, अब इसको इसने पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके जो आपको पूरा का पूरा ये सारा बता रखा है, ये इसने इसको यही बता रखा है कि आखिर में आके हमारे को क्या पता लगा कि एम ए वी ए एम बी वी बी, मतलब कि जब ये यहाँ से इसको टक्कर मारी इसने, इसकी और इसकी मोमेंटम का जोड़ आखिर में आके जब ये टक्कर मारने के बाद में ये तो खड़ा हो गया और ये इस साइड में जाने लग गई, इन दोनों के मोमेंटम के जोड़ के बराबर ही निकल रहा है, ठीक है, यही बता रखा है। एम ए वी ए एम बी वी बी, एम ए वी ए एम बी वी बी, इन दोनों का मोमेंटम इस स्टेज के ऊपर जब ये यहाँ पे टक्कर मार रहा था तो उसका बराबर ही होएगा, मतलब कि मोमेंटम का मतलब एक फोर्स भी बराबर ही लग रही है। मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ का मोशन क्या होता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगती है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि एक ट्रक ने एक मारुति को टक्कर मारी, ठीक है, या फिर एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मारी, जिसकी वजह से टक्कर लगने के बाद में एक वाला ट्रक तो खड़ा हो गया, दूसरे वाला ट्रक आगे को चल पड़ा, तो आखिर में अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ किसकी टक्कर ज़्यादा जोरदार थी, तो आप ये आपके लिए क्या आंसर होगा कि जब पहले टक्कर ने दूसरे उसके ऊपर मारी थी टक्कर, उस समय के ऊपर जितना प्रेशर लगा था उतना ही प्रेशर जब दूसरे वाला ट्रक आगे बढ़ गया और पहले वाला ट्रक खड़ा रह गया, वो बराबर ही रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर है। Momentum is associated with direction. Therefore, if you take momentum in the right direction, the positive, then the momentum in the left direction should be taken as the negative. डायरेक्शन के ऊपर होता है। अब इसकी एप्लीकेशन देख लो। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट चल रहा है, यहाँ पे गैस है, फ्यूल है, इसने अंदर की साइड के अंदर या नीचे की साइड के अंदर पूरे प्रेशर के साथ में अपने फोर्स के साथ में फ्यूल छोड़ी, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम हुआ। इसके इतने ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से इस यहाँ पे एक प्रेशर लगा, उस प्रेशर की वजह से ये आगे चला गया और ये पीछे का पीछे रह गया, है ना। इस वजह से रॉकेट तो ऊपर चला जाता है और ये पीछे रह जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम ये था बिफोर फायरिंग, रॉकेट एट रेस्ट। मोमेंटम ऑफ द एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट ने आफ्टर फायरिंग के बाद में यहाँ पे एक जोर लगाया तो मोमेंटम ऊपर की तरफ में होने लग गया। इक्वल एंड अपोजिट है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है। इसी तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है रिकॉइलिंग ऑफ द गन। कंसीडर द फिगर, ये देखो अनलोडेड गन एट रेस्ट, एक बंदूक है जिसके अंदर लोडेड गन है, ये रेस्ट के ऊपर है। मोमेंटम ऑफ द गन, बंदूक हिल रही है, बंदूक का खुद का भार है m, उसकी खुद की एक क्या कहते हैं गति है इनिशियल u इस टाइम पे रेस्ट के ऊपर है, बंदूक खड़ी है 0।
बुलेट है, बुलेट के अंदर भी कुछ भार है, उसकी भी यू 0 है, तो वो भी खड़ी, कुछ नहीं हो रहा। मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट कितना हो गया? 0। ठीक है, जैसे ही आपने इसको फायर किया, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट। ये तो इस दिशा के अंदर चली गई बुलेट, तो यानी कि प्लस mv, और बंदूक के ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, माइनस एम। तो क्या हो जाएगा? माइनस mv प्लस में mv। ये क्या है? बुलेट का। ये क्या है? बंदूक का। ये माइनस क्यों है? क्योंकि जब बंदूक इस साइड में, गोली इस साइड के अंदर निकली, तो उसने फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इस दिशा में लगाई न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। ठीक है, ये है टोटल मोमेंटम। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग देयरफॉर फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब हमारे को टोटल रिजल्टेंट तो ये मिल गया, जैसे माइनस mv प्लस में mv। ठीक है, अब इसको हम ये, अगर ये ऐसे करके लिख के चलें, भाई टोटल इज इक्वल टू 0। एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाई ना किसी ने भी, सिर्फ ऐसे वो स्विच दबाया था, आगे बुलेट चली गई। तो एक्सटर्नल फोर्स, टोटल फोर्स ये थी, टोटल फोर्स एक का मोमेंटम प्लस में दूसरे का मोमेंटम। अब फोर्स हम कह रहे हैं, हमने तो फोर्स लगाई नहीं, फोर्स मान लो 0 है, तो माइनस mv प्लस mv ऐसे ही रहेगा। फोर्स हमने लगाई नहीं, अपने आप ही प्रेशर से वापस आई है, और खटका दबाने से गोली अपने बाहर निकल गई है। ठीक है, तो नेट फोर्स हमने कुछ नहीं लगाई, तो इसलिए 0 लिख दिया। अब इसको ऐसे कैलकुलेट करके देखो तो एक बार, माइनस mv, ये 0 है यहाँ पे, तो ये इस साइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू mv। ये बुलेट की बात हो रही है यहाँ पे, ये कैपिटल बंदूक की बात, ऐसे लिख लिया। अब हमारे को अगर हम बात करें कि ये जो रिकॉइलिंग के टाइम के ऊपर बंदूक की वेलोसिटी क्या होगी, ये निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू माइनस mv डिवाइडेड बाई m। इसलिए गन रिकॉइल होती है, कितनी रिकॉइल होएगी? रिकॉइल का मतलब कितना पीछे जाएगी, यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर आपको एक बात मैं बताऊँ, एक बंदूक का बोझ दे रखा है, उसकी गोली का बोझ दे रखा है, उसको बोल दिया बंदूक नहीं मेरे सेकंड के अंदर भाई बंदूक की फायरिंग होगी, ठीक है, सारा कुछ आपको दे दिया, और फिर मैं आपसे पूछा कि ये बंदूक कितना पीछे जाएगी, कितना झटका मारेगी, कहाँ यूज़ हो रहा है ये कंसेप्ट? सुना सुना सा, आर्टिलरीज बनाने के लिए, तोप बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए, प्लेन्स बनाने के लिए, रॉकेट्स बनाने के लिए, हर जगह पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस तरीके से हम निकालते हैं कि भैया कितनी रिकॉइलिंग होएगी। ऐसा तो नहीं है हमने बना के रख दिया राफेल को, और राफेल ऊपर हवा में उड़ के ये ले भाई इतनी भारी भरकम मिसाइल डाल कर तो जब उसे तो छोड़ दिया, मिसाइल तो पाकिस्तान चली गई और राफेल दिल्ली में जाके गिर गया। तो ऐसा तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये यहाँ से कैलकुलेट होते हैं, यहाँ से साइंटिफिकली वी हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। हर पॉइंट के ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेशन कर करके हमें निकालते हैं। नहीं चलेगा क्रॉस, और उसके शेप में चेंज करो, और साइज़ में चेंज करो। बंदूक की गोली ऐसा नहीं है कि अच्छा देसी कट्टे और ब्रांडेड बंदूक जो ये गन हाउस के अंदर रहते हैं, देसी कट्टा 2000 में आ जाता है, यूपी के 2000 में भी आ जाता है, ठीक है। अब वैसे बंदूक जो आती है 1 लाख 1.5 लाख, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है? बंदा तो ये भी मार देता है, हाँ थोड़ा हाथ भी मार देता है, परंतु बंदा तो उससे भी मर जाता है। भैया ये सारा का सारा उसके ऊपर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करिए। वो सेफ़ होता है, वो आर्म सेफ़ होता है चलाने के लिए, फायरिंग करने के लिए, इसलिए उसकी इतनी कीमत आ रही है। उसके अंदर सिस्टमेटिक बुलेट का साइज़, किस बुलेट की 30 बोर की, 32 बोर की, कितने की, क्या, वो सारी बुलेट के साइज़ के साथ में वो जाएगी। इससे फालतू की बुलेट नहीं आएगी इसके अंदर, समझ में आया? ठीक है, इसके लिए यहाँ पे स्टडी करिए तो आपको पता चल गया ये, क्योंकि ये देख लो ध्यान से, नहीं आया तो फिर से समझ लो, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, और न्यूमेरिकल्स आ गए, ये देखो बंदूक के वही आ गया। राइफल ऑफ अ मास 3 kg, 3 kg की राइफल थी, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 0.03 kg, kg के अंदर दे रखा है भाई यहाँ पे, ठीक है। किलोग्राम है मास, चल जाएगा किलोग्राम। बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द राइफल एट द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड के ऊपर बुलेट ने बैरल को छोड़ दिया। क्या आ रखी है हमारी को? बुलेट की स्पीड दे रखी है, ठीक है।
बुलेट टेक्स 0.000003 सेकेंड्स टू मूव आउट ऑफ द बैरल। बंदूक की नली से बाहर निकलने के लिए इतना समय लेती है। वेलोसिटी दे रखी है, समय दे रखा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द राइफल ड्यू टू इट्स रिकॉइल। तो फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर, है ना, रिजल्टेंट फोर्स अभी अभी हमने निकाला था कैसा होएगा, है ना। तो एक चीज़ तो सबसे पहले हमारे को देखो यहाँ से देखते आपको पता चल रहा है, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, एक्सीलरेशन निकल जाएगा क्योंकि फोर्स पूछी हुई है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना। तो हमारे को सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा इसके अंदर कहीं। अब देखो सॉल्यूशन, इनिशियल राइफल प्लस अ बुलेट एट द सिस्टम, बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल, लेट m बी द मास ऑफ द राइफल, जैसे पीछे लिया था, एट छोटा m बी द मास ऑफ द बुलेट ले लिया। टोटल मोमेंटम ऑफ द राइफल प्लस में बुलेट कितना, जब वो बिल्कुल खड़ी थी ऐसे बंदूक भरी हुई खड़ी थी, m प्लस में 0, ये 0 क्या है, खड़ा हुआ था, u की पोजीशन 0 है, v इंटू में 0 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया माइनस एम बी प्लस में एम बी, यही लगेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, इनिशियल टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये हमारे को पता है। टोटल फोर्स इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लग रहा है, देखो बंदूक चली थी, बंदूक निकल गई, ये जैसे हमने अभी अभी इसके पीछे कैलकुलेट किया, फोर्स इस टाइम पे 0 लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ऐसे करके ये यहाँ पे रख दिया था ना, ये सेम चीज़ इसके अंदर भी रखी जाती है, यहाँ पे रख दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, m इंटू वी प्लस में m इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से हमने v कैलकुलेट कर लिया, वही एम बी डिवाइडेड बाई m, ठीक है। v मतलब बंदूक के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी उसका मोमेंटम m इंटू वी होता है ना, तो वो यहाँ से निकाल दिया, ये हमारे को दे रखा है, सारी वैल्यू m दे रखा है, v दे रखी है, ये आपके 3 सेकंड दे रखी है, इसको टोटल कैलकुलेट कर दिया। 3 किलो तो बंदूक का बोझ, गोली का बोझ 0.03, उसकी वेलोसिटी इंटू 100, सारा कैलकुलेट करके -1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी निकलाई। तो फिर अब हमारे को ये पता चल गया, हैंस हियर नेगेटिव साइन मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी टू राइफल इज, माइनस साइन क्यों है ये भी आपको पता चल गया, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बंदूक पे लग रही है। एक्सीलरेशन आप यहाँ से निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, हमारे पास में v है, u है, t है, u तो 0 था, मतलब बंदूक ऐसे करके एकदम से पीछे गई है, तो इस टाइम के ऊपर u 0 था, पीछे को गई है तो v था, v माइनस 0 अपॉन t, एक्सीलरेशन का यही फॉर्मूला होता है, लगा लो, ये कर दिया आपने, -1 अपॉन 0.003, इसके साथ में भाग किया, ये देखो ये आपका टाइम, -1 की वेलोसिटी निकाल रखी है, u 0 था, तो ये कैलकुलेट करने के बाद मास इंटू एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 3 गुना में ये आपकी फोर्स हो गया कैलकुलेट, ऐसे डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर। दूसरा देख लो, एक बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम द राइफल, 10 ग्राम की एक बुलेट राइफल से फायर की गई, बुलेट ने 0.003 सेकंड लिए मूव थ्रू इट्स बैरल एंड लीव इट विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, इतने सेकंड लिए, ये वेलोसिटी दे रखी है, फोर्स एक्सटर्नल एक्सर्टेड ऑन द बुलेट बाय द राइफल, बुलेट के ऊपर की निकालनी है, अब की बार हमें गन के ऊपर नहीं निकालनी, हमें बुलेट के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ये तो सिंपल है, मास 10 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले तो, क्योंकि एक ही यूनिट होनी चाहिए, u 0 था जब तक बंदूक नहीं चली थी, v 300 मीटर पर सेकंड, t ये, तो ये देखो m v माइनस u अपॉन t, ये क्या दे रखा है इसके अंदर, मास इंटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय में टाइम, यही होता है ना, एक्सीलरेशन निकाल लो या पहले तो एक्सीलरेशन निकाल लो, आप ऐसे कर लो, या फिर आप इसको इस फॉर्मूले के अंदर ही रख के पुट कर लो, ये v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम क्या है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, या तो आप ऐसे कर लो कि पहले मैंने एक्सीलरेशन निकाल लिया, तो भी ऐसे ही करोगे, एक्सीलरेशन निकाल लिया, एक्सीलरेशन निकालने के बाद इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 न्यूटन आपकी फोर्स में, क्लियर। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 ये आप एक बार खुद देखेंगे अपने आप से, ये तीनों एग्जाम्पल, इज इट क्लियर। कल मैंने इसके एग्जाम्पल भी करने दिए थे ना, आपको बुक के अंदर से भी दिए थे कुछ, इसका एग्जाम्पल देखिए पीछे वाले, ये वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि ये वाले एग्जाम्पल देख लो, बोला था आपको करने के लिए, देखे थे yes. तो अब मैं अगर आपसे पूछूं तो फिर आपको पता लग जाएगा इसके अंदर क्या चीज़ समझ में नहीं आई, या तो आप एक बार देख के मेरे से पूछ लेंगे, नहीं तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो यही है सारे के सारे, ये आपके बुक के एग्जाम्पल्स हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर है।
इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। घोड़ा अगर एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है तो घोड़ा कार्ट को कैसे खींच लेता है, मतलब एक्शन और रिएक्शन तो बराबर बराबर होता है। यही बोल रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो कह रहा है कि जब घोड़े ने कार्ट को खींचा तो कार्ट ने भी तो घोड़े को खींचा होगा, तो वो तो चल ही नहीं चाहिए। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भाई, मोमेंटम कंजर्व हो गया और आगे की साइड में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कार्ट है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जो कि कहता है कि जितना आप किसी चीज़ के ऊपर मारोगे उतना ही वो भी आपको मारेगा। तो अगर ऐसे ही होता रहता तो अगर आपने हथौड़ा लेके दीवार को मारा तो दीवार भी टूटी, हथौड़ा भी टूटा, तो ऐसे तो फिर काम ही नहीं चलता। फिर क्या होता है कि भाई आपने हथौड़े की चोट मारी तो उसका मोमेंटम कंजर्व हो गया और दीवार के ऊपर उसका इम्पैक्ट करा, इस वजह से फिर दीवार टूटी, हथौड़े को नहीं टूटा। ठीक है जी, हो गया। See how many numericals are there. All numericals you have to do. खुद से ट्राई करेंगे एक एक करके। मैं एक एक समझाने के लिए भी तैयार हूँ, परंतु पहले मुझे खुद से करा हुआ होना चाहिए। खुद से करेंगे फिर मैं करूँगा। फिर मुझे बताओ दो भाई ये सर ये वाला न्यूमेरिकल के अंदर ये नहीं आया, पर पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या नहीं आया। ओके, और ये देखो इसके अंदर ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपके न्यूमेरिकल सिर्फ उतारने नहीं है, इनको समझना है, रटना नहीं है, समझ के करोगे। जैसे कि अब ये बुलेट वाला किया था ना, ये वाला, तो अब आया समझ में ये कैसा भाई ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे कर दिया। तो इनको अगर समझेंगे तो आपका काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, ऑफिशियली फोर्थ चैप्टर इज ओवर। ठीक है, क्लोज कर।